नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ व्याख्या करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस बात की व्याख्या नहीं की कि आखिरकार भाजपा चुनाव क्यों हारी, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। अभी वो इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं कि उनके संग जो एनडीए में लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनके बारे में वो पूरी कहानी अभी जानना चाहते हैं और शायद कुछ जान भी चुके हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी ने पहली बार बनाया है और उस मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को भर्ती किया है जिनका सार्वजनिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। अब मैं आपको देखिए बता देता हूँ, दिल्ली को लेता हूँ। सबसे पहले दिल्ली में एक कोई नए चेहरे के रूप में उन्होंने उतारा है और वो मैं समझता हूँ कि जो बंटवारे के समय से जो लोग पाकिस्तान से आए थे उन लोगों पर वो अपनी पकड़ रखता है वो व्यक्ति, इसलिए उसको मिनिस्ट्री, वो भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और नितिन गडकरी के साथ उसको किया गया है राज्य मंत्री के रूप में। तो कुल मिला करके उसको दे करके वो क्या साधना चाहते हैं, ये चीज़ अभी तक समझ से बाहर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें हैं अभी जो सबके सामने हैं वो ये है कि भाई जो सिंधी पंजाबी जो लॉबी है दिल्ली की, वो तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। उसमें जान डालने की कोई कोशिश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि हर समय आपको मालूम है कि जितना भी सिंधी पंजाबी दिल्ली में है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। हालांकि इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में जो इस समय पुरानी पोजीशन तो सिंधी पंजाबियों की लॉबिंग होती है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश ने दिल्ली के लोगों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। और जब भी राज्य के लिए जो वोट पड़ता है तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। इसमें ख़ास तौर पर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं और इसके पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की मजबूती से खड़े होने का मकसद है। तो एक तो बात ये रही। अब आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जिन व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया है उसकी क्या हैसियत है। अरे भाई, यदि आपको पूर्वांचल में कोई व्यक्तित्व नया खड़ा करना था उत्तर प्रदेश में, तो तिवारी एक जाने माने चेहरे हैं और वो शायद एक बार फिर जीत करके आए हैं। उनको नए चेहरे के रूप में मिनिस्टर बनाया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। अब बात आती है कि आप उत्तर प्रदेश को यदि इस तरह से इग्नोर करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आज जो स्थिति है पूर्वांचल में, आप देखिए चंदौली की सीट हार गए, नरेंद्र मोदी का 4.5 लाख से घट करके 1.5 लाख पर आ गया, और भी कई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी पता नहीं किसके कहने पर कहाँ से ये नाम आए हैं जो इन्होंने अपनी पार्टी में नए नए चेहरों को इकट्ठा करके और उनको ये चीज़ें मतलब मंत्री पद से नवाजा गया है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। उन्हें 8.5 लाख वोटों से जीता है चुनाव, और आप जानते हैं कि 18.5 साल तक उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला। उससे पहले वे लोकसभा में भी रहे हैं और मंत्री पद पर विराजमान रहे हैं। उनको कम करके कैसे आंका गया है। अब आपने एक तरफ जैसे खट्टर हैं, खट्टर पूरी हरियाणा में लुटिया डुबो कर आ गए हैं। जहाँ 10 सीटें थी उनको केवल 5 सीटें रह गई, और इन्होंने पूरी तरह से जो पंजाबी लॉबी थी, क्योंकि खट्टर पंजाबी हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया। बाकी जाट लॉबी और वहाँ का जो यादव समुदाय है, वो इंद्रजीत राव तो ऐसे ही जीत के आ जाते हैं भाई, वो पुराने राव वीरेंद्र सिंह के ख़ानदान के लोग हैं इस वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खट्टर का ऐसा कौन सा काम है, उन्हें
उनके पैरेलल बिजली मंत्री क्यों बनाया गया, और इधर उनकी बराबरी में बैठाने के लिए शिवराज सिंह को जो है पैरेलल किया गया है। तो शिवराज सिंह में और खट्टर में क्या दोनों में बराबरी है, आप हमको बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह एक मजे हुए नेता हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं, बहुत सारी। चाहे देखिए, आज आरोपों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि शिवराज सिंह अपने दम पर बलबूते से जीत करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होकर के निकली हैं कि पता नहीं ये कहाँ से, खट्टर को क्या इनाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये बात समझ से परे है। खट्टर का क्या योगदान है राजनीति में, केवल वो नरेंद्र मोदी के दोस्त थे। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको हरियाणा से हटा करके उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, तो इसमें उनको जो कुछ भी उन्होंने किया वो उसमें जीत कर आ गए, क्योंकि वो करनाल साइड की सीट है, वहाँ खत्री और पंजाबियों का बोलबाला रहता है, तो इस वजह से ये सीट उनकी निकल आई। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों को पूरी तरह से इग्नोर करके रखा गया है। आपने देखा होगा, जितेंद्र कुमार को मंत्री बनाया गया। जितेंद्र कुमार ना तो अपने नाम के आगे शर्मा लिखते हैं, ना उनके पिताजी कभी लिखा करते थे। तो ये सब चीज़ें समझ से परे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ ब्राह्मणों का बहुत ही ज़्यादा अलग थलग करने की कोशिश हुई है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पाठक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। क्या है वो? कुछ नहीं है, वो ब्राह्मणों के तो नेता नहीं है, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो दमदार हैं, हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वो MLC रहते हुए वो डिप्टी CM है। तो बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी ने सिर के ऊपर से होकर के, उनके पास ये लिस्ट कहाँ से आई है, क्या आई है, इस तरह से जो उन्होंने मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी है, ये बहुत बड़ी अजीब तरह की बात है। और मैं समझता हूँ यदि इसी तरह का हैरेसमेंट ब्राह्मणों का चलता रहा तो नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें मैं समझता हूँ यूपी में पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने की तरफ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका क्या योगदान है, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? वो सिर्फ इसलिए कि उनको एक चिलम उठाने वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए, इसलिए उनको बनाया गया है। तो वहाँ पर अब देखिए, वसुंधरा राजे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं वो, और एक दमदार नेत्री हैं हमेशा से। वो जाटों में, ठाकुरों में, और आपका दूसरा समाज है, उनके जो पुत्र हैं वो दूसरे समाज में उनकी शादी हुई है, तो वो 2-3 समाजों को गोलबंद करती हैं। उनका नंबर आना चाहिए था, उनको इग्नोर कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान को गोलबंद करके उनको हटाने के लिए इधर एक यादव को ले आए। उन यादव का क्या योगदान है? केवल मेहरबानी पर, वो कहीं से उठा करके कहीं पर भेज दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार गलती कर रही है, और इस गलती का खामियाजा हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर भुगतना होगा आगे चल करके। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या है, मैं समझता हूँ वहाँ जो मुख्यमंत्री दिया है वो भी पूरी तरह से गुड्डा है, वो कोई काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। वहाँ आजकल फिर हमले शुरू हो गए, तो ये कमजोरी है एक चीफ मिनिस्टर के राज्य में। इस तरह की कहानी नहीं चलनी चाहिए। अब मैं उड़ीसा पर आता हूँ। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों ने वोट दिया है और भाजपा उस पर जीती भी है, लेकिन कोई नेता नहीं है उनके पास। इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज देखिए, कोई गोदी मीडिया कोई इस बात को उठा रहा है, यदि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई होती तो अब तक सिर पर उठा लिया होता कि उड़ीसा को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है कांग्रेस। भाजपा के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा। ये सारी चीज़ें हैं। इधर आपको अनुराग ठाकुर को जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बना, मंत्री पद नहीं दिया है। ये क्या है? अनुराग ठाकुर एक दमदार और नए चेहरे हैं, प्रवक्ता हैं, वो पार्टी के काफ़ी अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि लंबी कौड़ी खेलने के लिए उनको शायद ये कह दिया गया हो कि आप पार्टी में महामंत्री का पद संभालो, अध्यक्ष तो बना नहीं सकते क्योंकि JP नड्डा भी उसी स्टेट से आते हैं, इसलिए फ़िलहाल उनका नंबर अध्यक्ष पद पर तो नहीं हो सकता। फिर भी वो एक
मायने में ये भी है कि वो वे नए नए हैं, पार्टी में बहुत सीनियर लीडर पड़े हुए हैं जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब उसमें एक अड़ंगा आरएसएस का भी हो सकता है। आरएसएस चाहेगा किसको बनाना चाहिए बीजेपी का अध्यक्ष, क्योंकि वो उन्हीं की नाराज़गी है जिससे उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से उठाया गया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि संघ की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को कह दिया जाए कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा हिमाचल में, तब आपको वहाँ का पदभार ग्रहण कराया जाएगा। वो ठीक है भाई, आपके अनुराग ठाकुर के पिता वहाँ पर सीएम भी रहे हैं और उनका राजनीतिक कद भी है, हैसियत भी है, तो तब तक कौन इंतज़ार करेगा। ये तो लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें कभी इंतज़ार नहीं करती, तो नेचुरल सी बात है। लोहिया के ही इस जो स्लोगन है उस पर ही आमतौर पर राजनीतिक लोग काम करते हैं, और इसी वजह से लोग एक दूसरी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि वो जिंदा कौमें होती हैं। और वो जिंदा कौम एक रील नहीं बनाती है कि हम इसी लीक पर चलते रहेंगे। तो ये वजह भी है। तो बहुत सी अनेक बातें हैं जिनके बारे में आपको मैं बताता जा रहा हूँ। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो बड़ा अच्छा है, बहुत सारी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ आपको। तो आप इस चीज़ को सामने रखिए कि सब्सक्रिप्शन आप करेंगे तो मैं अगला वीडियो फिर जब मैं डालूँगा तो आपको मिलेगा। अब इस सरकार में कई एक चीज़ें ऐसी हैं सामने आ रही हैं कि पहले जब 2 दौर का, या हम ये कहें कि 15 साल का गुजरात में जब मोदी ने शासन किया था, तब केवल मोदी बोलते थे गुजरात में, और किसी की हैसियत नहीं होती थी कि वो मोदी के सामने कोई बात कह सके। आज पिछले 10 साल में जब नरेंद्र मोदी पीएम रहे हैं, उस दौर में भी केवल मन की बात हुई और कोई बात नहीं हुई। जहाँ तक आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। अब लंगड़ी सरकार है, मैं आपको बताऊं। और मैं कई बार कह चुका हूं कि ये बैसाखी पर चल रही है, और जब बैसाखी पे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो मीडिया में आएंगे, बात करेंगे, वो अपनी बात भी कहेंगे। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने अपने बेटे को लगा दिया है मोदी के पीछे। कई बार उन्होंने तल्ख बयान दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं और दूसरे लोग हैं, उनकी हवा ख़राब है चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे के बयान आते हैं उनको लेकर। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा संकट है। अगले साल हो सकता है चुनाव हो जाए, या महाराष्ट्र के बाद फिर चुनाव हो जाए। तो ऐसे में नीतीश बाबू अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मेरी कुर्सी बची रहे। लेकिन जेडीयू के तमाम सांसद नाराज़ हैं कि भाई हमें केवल 2 ही पद दिए गए हैं, हमारे 12 सांसद हैं, जबकि वहाँ पे दूसरे लोग हैं सिंगल उनको मिनिस्टर बनाया गया है, और एक 5 वाला है उसको भी एक मिनिस्ट्री का पद दिया गया है। तो ये जो गुणा भाग किया गया है, इसको लेकर के खींचतान मचना शुरू हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।